हाँ जी चलिए, पहले दो बात लिखिए फिर उसके बारे में बात करेंगे आगे। दो बातें लिखिए। लिखिए दिस फिनोमेना ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बता रहे हैं। लिखिए दिस फिनोमेना PHENAMENON फिनोमेनन होता है स्पेलिंग PHEN क्या PHENO होता है PHENOMENON। दिस फिनोमेना was first given by Max Planck in 1900 ये जो घटना है किसके बारे में कौन बताया था? मैक्स प्लैंक। कौन आदमी था? वही आदमी जो क्वांटम थ्योरी दिया, ठीक है। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट बीसी का है। हो गया? नहीं, इनका नाम था मैक्स प्लैंक, ठीक है। चलिए, तो मैक्स प्लैंक इस घटना को एक्सप्लेन किए। क्यों एक्सप्लेन कर पाए? क्योंकि वो पार्टिकल के बारे में बताया, मतलब पार्टिकल के बारे में नहीं बताया, वो रेडिएशन को पार्टिकल कंसिडर कर लिए। क्वांटम वाली बात आपको पता है, अभी आप कल पढ़े। वो रेडिएशन को क्वांटम एज्यूम कर लिए। वो बोले कि रेडिएशन जो होता है वो वेव नहीं होता है, असल में वो क्वांटम का एक फॉर्म होता है। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात लिखिए ब्लैक बॉडी के बारे में। अभी आपको पूरा पढ़ाएंगे हम क्या है। दूसरी बात लिखिए अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी A black body is an ideal body IDEAL। आइडियल का मतलब वो चीज़ जो एकदम मतलब सर्वोच्च सबसे ऊपर, उसके जैसा कुछ ना हो। एक ऐसी मतलब इतना ज़्यादा प्योर हो जाए कि वो एक सोच के बराबर हो जाए, रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करे। और ब्लैक बॉडी के साथ ऐसा होता है कि रियलिटी में कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। A black body is an ideal body which emits and absorbs radiations of all frequencies हो गया। FREQUENCIES फ्रीक्वेंसीज हो गया। फुल स्टॉप लगाइए। लिखिए द रेडिएशंस emitted by a black body is called black body radiation हो गया। चलिए अब देखो ब्लैक बॉडी के साथ जो समझने वाली चीज़ होती है वो क्या होती है। इतना सिंपल नहीं होता है कि सिर्फ इमिट कर रहा है ब्लैक बॉडी, सबको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, सब इमिट भी कर देगा, है ना। इतना ही नहीं समझना होता है। ब्लैक बॉडी में होता क्या है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट भी करेगा, और अगर उसके ऊपर तुम गिराओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो एब्जॉर्ब भी करेगा, चाहे वो रेडिएशन किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो। एब्जॉर्ब जब करना होगा तब तो कोई भी कर लेगा, टेम्परेचर से कोई लेना देना तो है नहीं। तुम ठंडे हो गरम कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर हम जो भी रेडिएशन गिराएंगे वो आपके अंदर घुस जाएगी। लेकिन आप कौन सा रेडिएशन इमिट करेंगे
अगर आप ब्लैक बॉडी है तो आप कौन सा रेडिएशन इमिट करेंगे, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर आपके, क्योंकि रेडिएशन इमिट करने का मतलब होता है एनर्जी इमिट करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या एनर्जी तो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो पूरी लाइट दिखती है गामा से लेकर के रेडियो तक, वो पूरा क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो अब देखो, अगर मान लो तुम्हारा टेम्परेचर बहुत कम है, तुम एक कोल्ड ऑब्जेक्ट हो, तो अगर तुम एक कोल्ड ऑब्जेक्ट हो तो इसका मतलब टेम्परेचर कम है, मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी, जो आपके अंदर एनर्जी है वो कम है। अगर आपकी एनर्जी खुद ही कम है तो आप हाई एनर्जी का रेडिएशन कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। आपकी एनर्जी अगर कम है तो आप रेडियो वेव निकालेंगे, आप माइक्रोवेव निकालेंगे। अगर आपकी एनर्जी कम है तो आप रेडियो वेव निकालेंगे, माइक्रोवेव निकालेंगे। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब इस बात को समझो, अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बोलते हैं कि तुमको बुखार है, ठीक है। अगर आप बुखार में अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ या फिर किसी और को अगर मान लो बुखार है, उसके स्किन के पास ले जाओगे तो तुमको हल्की हल्की गर्मी वहीं से फील होगी, बहुत हल्की हल्की, मतलब उसके अगल बगल का हवा जो होता है ना वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उस आदमी को बुखार है, एटमॉस्फेयर में हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो वो आदमी जो हीट निकाल रहा होता है गर्मी, वो गर्मी क्या होती है, इंफ्रारेड होती है। आपको पता है इंफ्रारेड रेडिएशन आपको गर्मी फील कराता है, ठीक है, वो गर्मी फील कराता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो तब निकलता है जब आपकी बॉडी थोड़ी सी हीट हो जाती है, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो गर्म है तो वो इंफ्रारेड निकालेगा, ठीक। तुम अपने घर में जब रोटी बनाने जाते हो तो उसके ऊपर तुम क्या रखते हो, तावा रख देते हो और तुम वो गर्म करते हो। तावा का टेम्परेचर बढ़ता है, तावा का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके ऊपर अगर हाथ, तावा पे टच नहीं कराना है, उसके ऊपर अगर हाथ रखोगे तो तुमको गर्म फील होगा। वो गर्म क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वो जो तावा है वो रेडिएशन निकाल रहा है। अब रेडिएशन का देखो यही मतलब नहीं होता है कि दिखेगा तुमको, रेडिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से कोई भी एक निकल जाए, उसको आप बोलेंगे रेडिएशन। बात में आ रही क्या? आपको दिखता कौन कौन है, आपको दिखेगा विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, और उसके ऊपर एक्सरे आपको बहुत कम दिखेगा लेकिन दिखना चाहिए, एक्सरे, और उसके ऊपर गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन एकदम डार्क ब्लू कलर का होता है, हालांकि आप देख नहीं पाएंगे गामा रेडिएशन को ना, गामा रेडिएशन नुकसानदायक है आपके लिए, आप देख नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि तावा जब तावे को धुल करके रखते हो तो ठंडा होता है तावा, तो क्या तावा उस समय रेडिएशन नहीं निकाल रहा होता है, निकालेगा। इस थ्योरी के हिसाब से कोई भी चीज़ कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्म, वो रेडिएशन 100% निकालेगा, बस उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर वो ठंडा है तो, क्योंकि ठंडी चीज़ कम एनर्जी की रेडिएशन निकालेगी, और कम एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी कैसा, कम। बात में आ रहेगा, ठंडी चीज़ें कम रेडिएशन, कम एनर्जी का रेडिएशन निकालेगी, मतलब कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकालेगी, और कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन क्या होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। सही बात है ना, ठीक है। अगर मान लो और ज़्यादा गर्म चीज़ की बात करें, जैसे विजिबल रेडिएशन कब निकलेगा, इंफ्रारेड तो गर्म, तावा गर्म हुआ निकल गया इंफ्रारेड, ठीक है। कढ़ाई ले लो, कढ़ाई को आप गैस जला के रख दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। हम गैस में भी तुमको दिख रहा होता है लेकिन हम कढ़ाई की बात कर रहे हैं। कढ़ाई गरम करो, गरम करो, गरम करो, गरम करो, तेल मत डालो, और गरम करो, और गरम करो, धीरे धीरे कढ़ाई लाल होने लगती है, ठीक है, कढ़ाई का कलर बदलने लगता है, धीरे धीरे कढ़ाई लाल होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि वो कढ़ाई रेड कलर का रेडिएशन इमिट कर रही है, बहुत कम। अगर आपको वास्तव में रेडिएशन देखना है तो आप लोहा गर्म करिए, आप जब, हाँ कोयला भी, आप जब लोहा गर्म करते तो क्या होता है, पहले लोहा गर्म होगा, फिर गर्म होगा, फिर आपको गर्मी फील होगी, मतलब इंफ्रारेड है। गर्म नहीं हो रहा, ठंडा रखा हुआ है तो मतलब रेडियो वेव निकाल रहा होगा, ठीक है। तो गर्म होता है, जब लोहा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो फिर धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाता है ना, मतलब पहले वो लाल होगा, बस नहीं क्या, फिर मतलब धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते लाल होगा, येलो होगा, ऐसे करते 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 एकदम लास्ट में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिर अब ब्लू हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि अब वो एक्सरे निकालेगा, अब वो गामा रेडिएशन निकालेगा, उसके पहले वो पिघल जाएगा। आप उसको जब और एनर्जी देंगे ना तो वो उस एनर्जी का यूज़ रेडिएशन निकालने में नहीं करेगा, स्टेट चेंज करने में कर लेगा। लोहा, हाँ ब्लू दिखता है लोहा, आप गर्म करिए लोहा ब्लू दिखेगा। कोयला कहाँ, कोयला खत्म हो जाता है ना, जल के राख बन जाता है कोयला। कोई चीज़ सस्टेन भी करनी चाहिए ना, उसके पार्ट, ब्लू कलर का लोहा, अरे गर्म लोहा दिखेगा आपको, ब्लू कलर का, बहुत गर्म लोहा दिखेगा आपको ब्लू कलर का। लोहे को आप पिघला दीजिए, पिघलाने के बाद भी लोहा ब्लू दिखेगा आपको, गर्म कर दीजिएगा ब्लू हो जाएगा। क्यों नहीं निकालेगा, निकालेगा। लेकिन जो एनर्जी तुम दे रहे थे, जैसे ब्लू कलर मान लो लोहा हो गया, अब तुम सोच रहे हो कि थोड़ा सा एनर्जी और दे दो, गामा रेडिएशन निकाल देगा, लेकिन वो एनर्जी यूज़ करके वो पिघल जाएगा ना, ठीक है। तो अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ लिक्विफिकेशन, ऐसा करके आप पढ़ेंगे।
कि वो एनर्जी वो यूज़ कर लेता है लिक्विफाई होने में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या हो रहा होता है, मेरी बात समझो। अगर तुमको ये समझ में आ गया कि अगर कोई बॉडी कम टेम्परेचर पे है तो वो कौन सा कलर निकालेगी। अगर हम विजिबल की बात करें, चलो मान लो विजिबल की बात कर रहे हैं, एक बॉडी है जो विजिबल निकालेगी, ठीक है, एक बॉडी जो विजिबल निकालेगी। मान लो विजिबल में सबसे कम टेम्परेचर अगर हम किए तो कौन सा रंग दिखेगा तुमको, लाल दिखेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते 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 मैक्सिमम कर दो क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बीच में है तो अगर टेम्परेचर तो ग्रीन येलो होता है तो ग्रीन और येलो, ग्रीन नहीं दिखेगा आपको। होता क्या है कि अगर टेम्परेचर बीच में है, अगर आप किसी को गर्म कर रहे हैं टेम्परेचर बीच में, तो उसमें से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर ज़्यादा लेके अपनी एनर्जी ग्रीन वाले कलर से भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और कुछ पार्टिकल कम टेम्परेचर पर ही होते हैं। अरे धीरे धीरे गर्म करोगे ना, चुटकी बजाओगे, सारे पार्टिकल अचानक से टेम्परेचर पर नहीं आ जाएंगे ना, धीरे धीरे गर्म होगा। तो जो पार्टिकल डायरेक्ट एनर्जी ले रहे हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, और जो ऊपर के पार्टिकल हैं वो कम गर्म पे रहेंगे, बीच के पार्टिकल मॉडरेट टेम्परेचर पर रहेंगे। आपको कभी भी ग्रीन कलर उससे पार्टिकल से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप बीच वाले टेम्परेचर पर पहुंचते हैं ना, तो उस टेम्परेचर पे ब्लू भी निकल रहा होता है, कुछ रेड भी निकल रहा होता है, और ग्रीन भी निकलता है। तीनों मिला करके आपको व्हाइट कलर या येलो कलर दिखाई देगा, येलोइश व्हाइट दिखाई देगा। जैसे कि आपका सूरज है ना, आपका सूरज का रंग क्या है, येलो नहीं है, वो व्हाइटिश येलो है, ऐसा कुछ, ठीक है, थोड़ा सफ़ेद थोड़ा येलो क्रीम कलर का ऐसा कुछ है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपका सूरज इतना भी गर्म नहीं है कि वो सिर्फ ब्लू निकाले, इतना भी ठंडा नहीं है कि वो सिर्फ रेड निकाले, वो बीच में है, वो बीच में गर्म है, उसकी गर्मी बीच में है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है, वो ग्रीन वाले लेवल में आता है। तो ऊपर का भी निकालता है, नीचे का भी निकालता है, सब मिक्स होकर के आपको क्या दिखाई दे रहा होता है, वाइटिश येलो दिखाई दे रहा होता है। बस मेरे इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ इंफ्रारेड भी निकल रहा होता है और कुछ अल्ट्रा वायलेट भी। आपके सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत कम निकलता है, जितना मतलब बाकी स्टार्स हैं बहुत सारे जो निकालते हैं अल्ट्रा वायलेट, सूरज से बहुत कम निकलता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसीलिए हम लोग जिंदा है यहाँ पर। अब देखो एक ग्राफ बनाया जाता है इस पूरे टॉपिक में, सिर्फ एक ग्राफ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 400 नैनोमीटर है और ये 700 नैनोमीटर है। नैनोमीटर किसका यूनिट होगा, लेंथ, डिस्टेंस। हम इस पर वेवलेंथ दिखा रहे हैं, ठीक है जी। देखो होता क्या है, यहाँ पर इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। अब हम तुमको इंटेंसिटी का मतलब अभी ही समझाएंगे कि इंटेंसिटी और एनर्जी में क्या फ़र्क होता है। देखो ग्राफ ना ऐसा बनता है, देखो इस ग्राफ को सिर्फ एक बार ध्यान से समझ लोगे ना तो तुम्हारा जो हम समझाना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। ये वाला इंटेंसिटी है, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी। इस वाले ग्राफ पे इंटेंसिटी मान लो यहां पर I1 है, इस वाले पॉइंट पर मान लो I1 है, इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी मान लो I2 है, और इस वाले पॉइंट पर मान लो इंटेंसिटी I3 है। हम तुमको सब समझाते हैं, बस देखते रहो ध्यान से, क्योंकि ग्राफ तुमको भी बनाना पड़ेगा ना। और ये मान लो I4 है। ये वाला ग्राफ हमको तब मिला जब हम, ये सब एक ही बॉडी का ग्राफ है, एक ही बॉडी पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक सिंगल बॉडी थी। मान लो आपके पास एक ब्लैक बॉडी थी और उस ब्लैक बॉडी पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो 4 बार एक्सपेरिमेंट किए और चारों बार एक्सपेरिमेंट में अलग अलग ग्राफ मिला आपको, ठीक है। 4 बार एक्सपेरिमेंट क्या किए, आप पहले टेम्परेचर T1 रखे, T1 टेम्परेचर पे आप देखे कि इंटेंसिटी कितना है, ये क्या है, ये वेवलेंथ है, इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है, बस मेरे क्या वेवलेंथ बढ़ रहा है जिसका, अच्छा बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब विजिबल रीजन में दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर देखो समझाते तुमको, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो लाइट बनी है ना वो वॉयलेट कलर की लाइट है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो लाइट बनी है वो इंडिगो कलर की लाइट है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइट बनी है ये मान लो ब्लू कलर की लाइट है, ये इंडिगो है,
ये ब्लू कलर की लाइट है, ये ग्रीन लाइट है, ठीक है। ये येलो है, ये लाइट येलो है, और ये लाइट ऑरेंज है मान लो, और ये जो लाइट है ये लाइट रेड है, ठीक है। सारी अलग अलग लाइट का हम सिंबल दिखाए हुए हैं। देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ना, ये लाइट कौन सी है, वॉयलेट, यहाँ से आता है ना, चलो VI, ये ब्लू, GYOR, ये सब अलग अलग कलर की लाइट है, ठीक है। सबका वेवलेंथ होगा 400 से स्टार्ट की। अच्छा बताओ वेवलेंथ कम किसका होगा, वॉयलेट का या रेड का? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। हाँ, वेवलेंथ का मतलब आप ये समझ लें कि कौन सा ज़्यादा फैला हुआ है। अरे वेवलेंथ ये था ना, वेव कितनी लंबी है, वेव की लंबाई ही को वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी समझो, फ्रीक्वेंसी को ऐसे मत देखो। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ का मतलब हो जाएगा कि एक वेव जो है वो कितनी फैली हुई है, ठीक है। तो जिन वेव की एनर्जी कम होती है, देखो जो लोग फैले होते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा फैले होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। जो लोग ज़्यादा फैले होते हैं ना जल्दी क्या होता है, थक जाते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जो लोग ज़्यादा फैले नहीं होते हैं वो लोग थकते नहीं जल्दी। बस मेरे क्या, वो लोग फटफट, मतलब ऐसा नहीं कि थकते नहीं जल्दी, वो लोग किसी काम को जल्दी कर देंगे, ठीक है। और जो लोग फैले होते हैं वो काम अगर करने जाएंगे भी तो भी उस काम को करने में 2 घंटे लगा देंगे ना। ये बस ध्यान रखने के लिए एक तरीका है, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, वॉयलेट के पास है, तो वो सबसे कम फैली होगी, मतलब उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा ना। नहीं क्या कर रही हो, पागल हो गया। अभी हम समझा रहे हैं कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो सबसे कम फैला होगा वो। एनर्जी ज़्यादा किसका होती है, मोटे लोगों के पास या पतले लोगों के पास? हाँ, तो जो ज़्यादा फैला रहेगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, इस बात को समझिए, वॉयलेट की है, मतलब एनर्जी ज़्यादा है। ये बात तुम्हारे भेजे में घुसनी चाहिए, चाहे कैसे भी घुसा हमको नहीं पता। वॉयलेट कलर की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। हम ये बात क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है E = h², ठीक है। मतलब एनर्जी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये कौन बोला था, प्लैंक बोले थे, ठीक है। और अगर वेवलेंथ की बात करते हैं E = hc/λ होता है, तो जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, बस मेरी क्या। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। तो हम क्या किए, हम एक ब्लैक बॉडी लिए और हम उस एक ब्लैक बॉडी पर 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक बार हम टेम्परेचर T1 रखे, फिर हम टेम्परेचर T2 रखे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिए, और फिर हम टेम्परेचर T3 रखे, मतलब टेम्परेचर और बढ़ा दिया, और लास्ट में टेम्परेचर T4 किए, मतलब सबसे अधिक बढ़ा दिया, ठीक। T1 सबसे छोटा, इससे बड़ा T2, इससे बड़ा T3 और सबसे बड़ा T4, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। इंटेंसिटी I1 I2 से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस आप समझिए। अगर टेम्परेचर T1 है तो T1 कम टेम्परेचर है, तो इस बात को रटना मत, बस समझने के लिए हम यहाँ कलर को ऐसे से डिज़ाइन किया। मान लिए कि ये वाला रेड वाले के ऊपर आया है, ये वाला ये ग्रीन के ऊपर आया है, ये वाला इंडिको और ये वाला वॉयलेट के ऊपर आया है। समझो, इस वाले ग्राफ में इसके 4 अलग अलग ग्राफ बनाए, समझ रहे हो ना। इसके 4 अलग अलग ग्राफ को हम एक ही बना दिए हैं, 1 ग्राफ 2 ग्राफ 3 ग्राफ 4 अलग अलग टेम्परेचर के। अरे समझ रहे हो मेरी बात को। जब टेम्परेचर ठंडा था, तुम एक बात बताओ, जब टेम्परेचर ठंडा था मतलब कम था, जब बॉडी का टेम्परेचर कम था, तो उस समय ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकलेगा या कम फ्रीक्वेंसी निकलेगा? कम फ्रीक्वेंसी निकलेगा। अच्छा, टेम्परेचर कम का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल के पास सेम टेम्परेचर रहेगा, कुछ पे ज़्यादा रहेगा कुछ पे कम रहेगा, लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम ही रहेगा। बस मेरी क्या, एवरेज टेम्परेचर कम मान लेते हैं हम। कुछ पार्टिकल के पास होगा ना जो बहुत ज़्यादा होगा, और कुछ पार्टिकल्स के पास होगा जो बहुत कम होगा। हाँ, अरे भाई, पानी जब नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो भी तो कुछ पार्टिकल्स वेपोरेट हो रहे हैं ना, तो क्यों वेपोरेट होते हैं? वो एनर्जी इतना जुड़ा लेते हैं कि वेपोरेट हो जाए।
ठीक है, तो आप समझिए। तो अगर मान लीजिए एक बॉडी, हम इस टेम्परेचर को डिफाइन कर रहे थे 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, 3000 केल्विन और 4000 केल्विन। हम सिर्फ मान ले रहे हैं कि जो T1 है वो कितना है 1000 केल्विन, 1 के का मतलब 1000 होता है, और T2 कितना है 2000 केल्विन, और T3 3000 और T4 को मान ले रहे 4000 केल्विन। ठीक है, तो जब टेम्परेचर 1000 केल्विन था, समझना, जब टेम्परेचर 1000 केल्विन था तो कुछ पार्टिकल उसके पास ऐसे होंगे ना जिसके पास का टेम्परेचर 3000 4000 केल्विन हो जाएगा। कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे बहुत कम, और कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जिनका टेम्परेचर 1000 से भी कम होगा। ज़्यादातर पार्टिकल्स का 1000 होगा। बस मेरी का, आप जब किसी को गर्म कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ पार्टिकल होते हैं जिनका टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है, और कुछ पार्टिकल के पास टेम्परेचर कम होता है। आप वो टेम्परेचर मान लेते हैं जो एवरेज टेम्परेचर। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसे ही होता है। क्या तुम्हारे बॉडी में हर जगह टेम्परेचर उतना ही होगा? नहीं होगा ना, एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ का ज़्यादा होगा। बस मेरी क्या, जैसे आपके गले का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, आपके गले का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि, और बाकी इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, कम होता है, ये सब स्किन आउटर लेयर में है तो कम होता है इसका टेम्परेचर। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ, मतलब एक बॉडी है उसका जब आप 1000 केल्विन टेम्परेचर नाप रहे हैं तो उसमें कुछ पार्टिकल का टेम्परेचर 1000 केल्विन से कम हो गया समझ में आती है, और कुछ का 1000 केल्विन से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल्स का टेम्परेचर कितना होगा 1000 केल्विन। तो अगर मान लो टेम्परेचर सबसे कम है तो आपको पता है कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ज़्यादा दिखेगी। हम ये क्यों बोल रहे हैं ज़्यादा दिखेगी? क्योंकि कुछ लाइट ऐसी भी दिखेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनके पास 1000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। ये बात समझ आ रही है? तो कुछ लाइट तो निकलेगी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की और कुछ लाइट निकलेगी कम फ्रीक्वेंसी की, लेकिन ज़्यादातर लाइट किस फ्रीक्वेंसी की निकलेगी 1000 के हिसाब से। बात में आ रही है? जब टेम्परेचर 1000 केल्विन माने, जब T1 टेम्परेचर माने तो सबसे, तो तुमको क्या लग रहा है कि सबसे अधिक कौन सा निकलना चाहिए? रेड निकलना चाहिए। इसीलिए इस ग्राफ पे इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? रेड की। देखो बाकी सब कलर की जो इंटेंसिटी है ना वो सब रेड वाले से कम है। ये रेड की इंटेंसिटी है इतनी I1, बाकी सब कलर से अगर ग्राफ को टच करोगे बाकी सब तो इससे कम है ना, सब नीचे, इससे सब नीचे, इधर भी T1 नीचे है, इधर भी नीचे। बस में का इसी ग्राफ को रीड करना समझिए आप ना। देखो रेड के इधर क्या होगा, इंफ्रारेड रहा होगा, उसके नीचे माइक्रोवेव, उसके नीचे, तो इधर पूरा ग्राफ रहा होगा, और इधर क्या रहा होगा अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेडिएशन। ठीक है, तो क्या गामा रेडिएशन में आपको कोई भी कलर दिखाई दे रहा है? क्या ग्राफ गामा तक आया ही नहीं है, इस बात को समझिए। ठीक है, कुछ पार्टिकल हैं इसमें जो हल्का, इसको, इस ग्राफ को और नीचे लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाओ इसको। कुछ पार्टिकल हैं जो 1000 केल्विन वाले ग्राफ पर ही ग्रीन कलर भी निकाल रहे हैं और ब्लू भी निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर पार्टिकल कौन सा कलर दिखा रहे हैं? रेड दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को समझो। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि एक ही कलर नहीं 3-4 कलर की लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी? बस में क्या, लेकिन ज़्यादा किसकी निकलेगी? ज़्यादा निकलेगी उसकी जिसके हिसाब का टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो कम फ्रीक्वेंसी वाला ज़्यादा निकलेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ज़्यादा निकलेगा। अब इंटेंसिटी का मतलब यही समझ लो। इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे देखो स्टिंग, आप जानते हैं स्टिंग, पीने वाला स्टिंग। एक स्टिंग की बॉटल के अंदर हम तुमसे बोलें कि मान लो 100 जूल एनर्जी है। ठीक, एक बॉटल ऐसी हो गई, और एक स्टिंग की बॉटल के अंदर हम बोल रहे हैं कि सेम बॉटल सेम अमाउंट, लेकिन उसके अंदर 200 जूल एनर्जी है। ठीक, बस मेरी का। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पर एक ही स्टिंग की बॉटल 100 जूल वाली हो गई, एक स्टिंग की बॉटल 200 जूल वाली हो गई। तो इस केस में आप एनर्जी में अंतर बता सकते हैं, किसकी ज़्यादा एनर्जी है? 200 जूल की। इंटेंसिटी का अंतर समझो। अगर मान लो 100 जूल की स्टिंग वाली बॉटल यहाँ 5 रखी हुई है, 5 बॉटल रखी हुई है, 5 बॉटल है कौन सी? 100 जूल वाली स्टिंग की, और 3 बॉटल कौन सी है? 200 जूल वाली। इसको एक काम करो, इसको तुम 50 बॉटल कर दो। 50 बॉटल रखी है 100 जूल वाला स्टिंग, और 3 बॉटल रखा है 200 जूल वाला स्टिंग। अगर कोई आदमी घर में आएगा तो उसका नज़र पहले किस पर पड़ेगा? जानते हो क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये ज़्यादा चमकेगा।
मतलब आप समझिए बात को, ये ज़्यादा अमाउंट में है इसीलिए ये ज़्यादा दिख रहा होगा। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि बहुत सारे स्टिंग, मतलब वही कि 20 जूल क्या बोलते हैं 20 वाला ही स्टिंग है ना, मतलब 100 जूल वाला ना, 100 जूल वाला है स्टिंग है, लेकिन इस स्टिंग के बॉटलों की संख्या ज़्यादा है। अरे बस मेरी का इस स्टिंग के बॉटलों की संख्या ज़्यादा है इसीलिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी वही रहेगा लेकिन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा टुकड़ों में रहेगा, बहुत सारे रहेंगे। बस मेरी का जैसे मान लो कि तुम किसी घर में गए, उस घर में बहुत सारे रंग हैं, प्लास्टिक में अबीर होता है ना, अबीर होली पर, तो आप किसी घर में गए, उस घर में बहुत सारे प्लास्टिक अबीर रखे, लेकिन आपको ब्लू कलर ही ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, आपको ब्लू कलर की अबीर दिखी हर कई जगह पे, तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको ब्लू लगेगा क्योंकि अंदर ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा थी। आपको बात समझ आ रही क्या? एनर्जी एक अलग चीज़ है और इंटेंसिटी एक अलग चीज़ है। अगर दोनों बॉटल, अगर ये 50 ही रखा है, 50 बॉटल 100 जूल वाला, 3 बॉटल है 200 जूल वाला, आपसे हम पूछे कि बताइए दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो आप बोलेंगे इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो 100 जूल वाला है ना, पूरा मिला के नहीं बताना है, एक ही बॉटल का बताओगे ना। हम तुमसे पूछे कि 2 प्रकार की बॉटल होती है, हम तुमसे यही बोलेंगे ना कि अंदर जाओ 2 प्रकार की बॉटल मिलेगी तुमको। अरे यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना कि तुमसे बोलोगे 53 प्रकार की बॉटल मिलेगी। बॉटल का टाइप तो 2 ही है, एक 100 जूल वाला, एक 200 जूल वाला। हम तुमसे बोलेंगे अंदर जाओ 2 प्रकार की बॉटल मिलेगी, तुम उस बॉटल को लेकर के आना जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो तुम कौन सा लेके आओगे? 200 जूल वाला, उधर वाला। हम तुमसे बोले कि अंदर जाओ 2 प्रकार की बॉटल मिलेगी, उस बॉटल को लेकर के आना जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी समझ में आ रहा है क्या? है ना, ये होता है इंटेंसिटी, अमाउंट में ज़्यादा। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अमाउंट में ज़्यादा इंटेंसिटी। हालांकि इंटेंसिटी का और भी एप्लीकेशन है, मतलब इंटेंसिटी का और भी बहुत बड़ा एरिया है ना इंटेंसिटी का, लेकिन आप यहाँ समझिए। तो तुमको समझ में आ रहा है कि रेड कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है? टेम्परेचर कम रहेगा तो रेड कलर की इंटेंसिटी क्यों ज़्यादा रहेगी, पता है ना? क्योंकि रेड कलर वाली लाइट ज़्यादा निकल रही होगी, ज़्यादा पार्टिकल से। बस मेरी क्या, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल का टेम्परेचर एक 1000 है। अरे समझ आ रही क्या? अगर हम तुमसे बोले कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो एनर्जी तो अभी वॉयलेट की ज़्यादा है। इस किसी भी केस में एनर्जी किसकी ज़्यादा है? वॉयलेट की ज़्यादा है, अगर हम विजिबल की बात करें तो। लेकिन इंटेंसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। बस मेरी क्या, इंटेंसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है, इस बात को समझो, यही फाइनल कंक्लूजन है इस टॉपिक का। अगर टेम्परेचर कम है तो किस रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या जिसकी कम है? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम है, तो वो कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट निकालेंगे सब के सब। मान लो हम लोग यहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं, अब 20 लोगों में से 2-3 लोग ऐसे हैं जो वॉयलेट निकाल रहे हैं और माइक्रोवेव निकाल रहे हैं, लेकिन 17-18 लोग ऐसे हैं जो कि लाल रंग ही निकाल रहे हैं। तो लाल रंग की इंटेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो। एनर्जी क्या होती है रेड की? कम होती है। रेड की एनर्जी कम होती है ना, किससे कम होती है? माइक्रोवेव से, ब्लू से, मतलब अपने ऊपर वाले से कम होती है एनर्जी। क्या इस बात को ऐसे कहा जा सकता है कि अगर टेम्परेचर कम हुआ, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी जिसका लैम्डा ज़्यादा है? इस बात को थोड़ा समझो, क्योंकि ये स्टेटमेंट होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। कम टेम्परेचर पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। टेम्परेचर कम तो एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम। बात मेरी का, टेम्परेचर कम तो इंटेंसिटी भी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम निकलेगी। रेड वाला निकलेगा। रेड वाले का वेवलेंथ ज़्यादा होता है कि नहीं? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर कम है तो कम फ्रीक्वेंसी वाला निकलेगा ना। कम फ्रीक्वेंसी का कौन? रेड। रेड है ना, रेड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम। अगर टेम्परेचर कम तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी कम। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है।
तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी को लेकर के एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टेटमेंट ऐसा कुछ होता है, समझो कि एट लोअर टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ हायर वेवलेंथ रेडिएशन इज मोर। ज्यादा वेवलेंथ वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कब? जब टेम्परेचर कम है। बात नहीं क्या? ज्यादा वेवलेंथ का मतलब क्या? ज्यादा फैला हुआ, जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जो बेड पे दिन भर फैला रहता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और जो दिन भर बेड पे है नहीं, बाहर जाए काम कर रहा है, टेक्निकली उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए वो काम कर पा रहा है। अब ये नहीं है कि बाहर काम करके आया बहुत एनर्जी है, खेल लो उसके साथ आकर के, हाथी घोड़ा पाल की जय का निकाल की। बस मेरे क्या, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो आदमी, मतलब वो इंसान, आदमी या औरत, वो घर से ज़्यादा बाहर रहेगा, काम कर रहा होगा। ठीक है, जनरल बेसिस आप ऐसा बोल सकते हैं। ये ग्राफ समझ में आया? ये ग्राफ वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच का है। तुमको समझ में आ रहा है कि यहां पर इंटेंसिटी जो मैक्सिमम, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। अरे बोलो, मैक्सिमम बोलो, या फिर इसी को पीक बोलो। पीक का मतलब जानते क्या होता है? पीक का मतलब भी मैक्सिमम होता है, सिर, एकदम सिरा। ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ घट रहा है, इधर आओगे तो घटेगा ना वेवलेंथ। वेवलेंथ घटने का मतलब समझो कि एनर्जी बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। बस मेरी क्या, तो आप ऐसे बोले कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस ग्राफ का जो पीक है वो किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट या राइट? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पीक किस तरह, ये पीक किस चीज का? इंटेंसिटी का है ना। और टेम्परेचर बढ़ाने पे किसकी इंटेंसिटी बढ़ती है? टेम्परेचर बढ़ाने पे किसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी भाई? ये बात समझो, ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी नहीं बढ़ता है भैया। ये इंटेंसिटी किसका बढ़ रहा है? ये इंटेंसिटी बढ़ रहा है उस रेडिएशन का जो ब्लैक बॉडी निकाल रही है। और ये इंटेंसिटी कलर की है, अलग अलग कलर की है इंटेंसिटी। तुम जब टेम्परेचर कम किए थे, ज्यादा रंग कौन सा दिखाई देगा? लाल दिखेगा। थोड़ा सा बढ़ाओगे तो येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, है ना, ये दिखेगा। ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। तो जब ये बात तुमको समझ में आ रही है खोखले दिमाग वालों, ये वही बना हुआ है, सेम चीज है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा कलर कौन सा दिखाई देगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बोल सकते हैं। एनर्जी इधर आने पे ज्यादा हो रही है, इधर आने ज्यादा हो रही है, एनर्जी इधर आने ज्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये पीक लेफ्ट में शिफ्ट होगा। बस मेरी क्या, इस बात को आपको भेजे में अच्छे समझ लेना है। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉडी का, वैसे वैसे इस ग्राफ का पीक जो है, मतलब जो पीक, देखो समझो, ये पूरा ग्राफ वॉयलेट से लेकर के पूरा रेड तक बना हुआ है। ये भी ग्राफ वॉयलेट से रेड तक है, ये भी सब वॉयलेट, मतलब कलर तो आपको सारे दिखेंगे। हर टेम्परेचर पे सारे रंग दिखेंगे। यही तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन है। अ ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स एट एनी टेम्परेचर। कोई भी ब्लैक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हर वेवलेंथ का रेडिएशन निकालेगा, लेकिन ज्यादा कौन सा निकालेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा वाला निकालेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम वाला निकालेगा, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये ग्राफ इस बात को बताता है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, इस ग्राफ को बनाइए, ये बात लिखिए और ये बात लिखिए। मच्छर काट रहा है ना, तुमसे बोले थे ना सब, एक दिन तुमको उठा के ले जाएंगे। बगल में 80 नदी है। 80 नदी जानते हो? 80 नदी नहीं जानते हो? 80 नाला जानते हो? हाँ, तो जो नाला ना बेटा, वो नदी थी पहले। ठीक है, बनारस का नाम है वाराणसी। जानते हो बनारस का नाम वाराणसी क्यों है? पांडेपुर में वरुणा नदी है और आपके बगल में यहाँ पे 80 नदी है।
वरुणा और अस्सी के बीच की जगह को वाराणसी बोलते हैं। वरुणा और अस्सी को मिला करके वाराणसी नाम बनता है। ठीक है, तो जब तुम घर से कोचिंग आते हो ना, तो रास्ते में जो पुल क्रॉस करके आते हो नाला वाला ना, वो नाला अब है, पहले वो नदी थी, और अब वो नदी लोगों के घर घर में से होकर गुजरती है। इस ग्राफ को अच्छे से बनाओ और इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेना। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th का जो फाइनल पेपर होगा तुम लोगों का, उस पेपर में फर्स्ट टर्म का सिलेबस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बहुत सारे स्कूल वाले हैं जो 11th का पेपर आसान बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी जो 11th का पेपर अच्छा बनाते हैं। ज़्यादातर स्कूल वाले 11th का पेपर आसान इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके यहाँ टीचर्स अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, तो जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसी का पेपर ले लेते हैं और बोल देते हैं कि आप 11th पास हैं। लेकिन हर स्कूल में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर स्कूल में पेपर अच्छे बनते हैं और क्लास 11 का सारा पेपर अच्छा बनना भी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए 11 का पेपर। बच्चे जितना बोर्ड के पेपर से नहीं डरते हैं, उससे ज़्यादा 11th के पेपर से डरना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर आप सच में 11th में तैयार नहीं हैं तो आप 12 में ना जाएं। इस ग्राफ को समझते हुए बनाना कि वो जो पीक है, सारे पीक को एक के ऊपर एक मत बना देना कि सबका पीक एक लाइन में कट जा रहा है, सब अलग अगल बगल है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कल कहाँ थी तुम? कल कहाँ थी? परसों तुम 2 दिन लगातार नहीं आई थी, तो फिर नरसों नहीं आई होगी हैं? हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब बन गया। बन ही गया होगा, उस बात सारी बात लिख लिया ना। देखो, इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो, तुमको समय मिलेगा नहीं रिवाइज करने का, और ये साल बीतने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, 10 दिन बीत चुका अगस्त का। शुरुआत के चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, तो इनको अभी से तैयार करते चलो। हो गया? चलिए, ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कुछ सवाल करेंगे अभी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी अगेन एक और एक्सपेरिमेंट है। आप एक दिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ चुके, आप आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ चुके। इस ग्राफ को आज जाके अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे, कल मतलब जब भी, हाँ कल क्लास होगी, कल क्लास होगी आपकी। क्या?
ठीक है। और कल आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। 3 × 10⁸ photons, 3 × 10⁸ photons of a certain radiation, of a certain radiation (3 × 10⁸ photons of certain radiation are found to produce 1.5 joule of energy, 1.5 joule of energy। इस बात का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझो। तुमको पता है फोटोन अगर किसी बॉडी के ऊपर टकराता है तो फोटोन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो अपनी एनर्जी उस बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। बस मेरे क्या, फोटोन का यही काम होता है, एनर्जी कहीं से लेकर के आना और किसी को दे देना। जब तक कोई रास्ते में नहीं मिलेगा फोटोन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, उसकी एनर्जी कम नहीं होती है। बात समझ आ रही है? ठीक। तो फोटोन आएगा और आपके ऊपर एनर्जी दे देगा। तो इतने सारे फोटोन्स थे, कहीं पर कोई रेडिएशन है जिसके अंदर इतने सारे फोटोन थे। अब उस रेडिएशन के सारे के सारे फोटोन क्या किए, किसी बॉडी को और मान लो पड़ गए होंगे तो बॉडी गर्म हुई होगी या जो भी हुई होगी, इतनी एनर्जी पैदा हुई है। ठीक, फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। हो गया। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखने से पहले अपने कॉपी के एकदम ऊपर एक वर्ड का मतलब लिखिए, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, इसको कई बार मोनोक्रोमैटिक लाइट कहा जाता है या फिर मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइट का यूज़ करेंगे आप ना, लाइट। आप मोनोक्रोमैटिक लाइट को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक में और फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब देखो क्या होता है, अ रेडिएशन consists of only one type of wavelength, one type of wavelength light। आप एक मोनोक्रोमैटिक लाइट किसको बोलेंगे, जिसके अंदर जितने भी रेडिएशन हो वो सबका सब वेवलेंथ सेम हो। मतलब अगर रेड है तो वो सिर्फ रेड का ही वेवलेंथ हो उसके अंदर, उसको बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। क्रोमैटिक में एक वर्ड है क्रोमा, क्रोमा का मतलब कलर होता है, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल और क्रोमा का मतलब कलर, ठीक है। कई बार आप आंखों के अस्पताल होते हैं या फिर कुछ मेडिकल होते हैं जहाँ पे आंखों की दवाई मिलती है, उनका नाम क्रोमा रखा जाता है। क्रोमा का मतलब कलर होता है और आप कलर आंख से प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल कलर। हमारी आंखें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को कैसे पहचानती हैं, कलर के थ्रू पहचानती हैं। बस मेरी क्या, तुम कोई कलर देखते हो, रेनबो में देखते हो ना सातों कलर, तो सातों कलर में तुम रेड को रेड क्यों देखते हो, क्योंकि तुम्हारी आंख को ऐसा डिजाइन नहीं किया गया है नेचर के द्वारा कि आप सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले रंग को कैसा देखेंगे, रेड, और ज़्यादा वाले को कैसा देखेंगे, वो आप नहीं देखते हैं, आपकी आंखें देखती हैं। आप चाह करके रेड वाले को वॉलेट में नहीं देख सकते, वो आंखों के अंदर वायरिंग और कोडिंग ऐसा किया गया है कि जहां पर भी वेवलेंथ जो है ना वो 600 से 700 के बीच में होगा, वहां पर आपको कलर रेड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया मोनोक्रोमैटिक। समझ गए मेरी बात? इसका कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल मतलब नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आएगा। मोनोक्रोमैटिक का मतलब रेडिएशन होगा, सिर्फ एक ही प्रकार की वेवलेंथ होगी, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, सवाल लिखिए इसी पर बेस्ड है। लिखिए 100 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब, अच्छा 100 वाट का जो बल्ब होता है वो बहुत सारे कलर निकालता है ना अपने अंदर से। 100 वाट के बल्ब के अंदर से एक ही प्रकार का कलर निकलता है, बहुत सारा कलर निकलता है? सिर्फ एक ही निकलता है, येलो कलर। 100 वाट का बल्ब नहीं जानते हो, पीला वाला जो जलता है, पीला ही बोलता है ना उसको, बोल भी दे पीला वाला बल्ब, देखो बोल भी रहे ना क्या, ये 100 वाट, अरे ये सब बहुत कम वाट की चीज़ें हैं ना। अब तो डेवलप हो गया ना, अब तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डेवलप हो चुका है, ये सब बहुत कम वाट का है ना। ये पंखे बहुत कम वाट के होते हैं, पहले 200 वाट के पंखे आते थे, इतने भारी भारी पंखे, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज़्यादा होता था कि लाइट कट जाए तो रुकते 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 1 मिनट लग जाता था। संकट मोचन में
लगा है, हाँ बस ठीक है, संकट मोचन लगा है। तुम संकट मोचन का पंखा भी देखी हो इतना ध्यान से, बताओ तो। चलो लिखो, 100 watt bulb emits monochromatic light, emits monochromatic light of wavelength, 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। हो गया? तो चलो भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second, emitted per second, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second। हो गया? बोलिए, अगला सवाल लिखिए। अरे भाई एक और सवाल तक हो गया क्या? अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जरा एक सवाल को ऐसे बता दो। मेडिकल का सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ, 4 ऑप्शन है, पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम होगी। कम फ्रीक्वेंसी वाले नीचे आती है ऊपर आती है? हम लोग के स्पेक्ट्रम में नीचे आती है ना। आप जो स्पेक्ट्रम लिखे उसमें सबसे ऊपर गामा लिखे हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ 4 ऑप्शन है। अल्ट्रावायलेट, क्या अल्ट्रावायलेट होता है? होना तो नहीं चाहिए। रेडियो वेव, एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव होनी चाहिए। अरे तुमको कुछ समझ में आ रहा है? खाली ये वो करते रहते हो। क्या ऑफ हो गया? सवाल लिखो पहले। सवाल भाई कहाँ खो गया सवाल? हाँ, बेरिलियम +2 लिखा हुआ है, लिखिए बेरिलियम +2, Be+2, बेरिलियम के ऊपर +2 है। बेरिलियम +2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ 4 ऑप्शन है, Mg++, Na+, H+ और Li+। अब आप तीनों सवाल लगाइए, तीनों सवाल लगाइए आप।